हेलो एंड वेलकम टू सार्थक कोचिंग एकेडमी। हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हम जो पॉलिटी है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईयर 1600। आप सबको पता है कि अंग्रेज़ जो है भारत में कैसे आए थे। आप ब्रिटेन में देखिए कि यूरोप में बहुत बड़ा औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। खूब सारा जब उत्पादन बढ़ा तो उनको ये लगा कि हमें ट्रेड करना चाहिए, हमें व्यापार जो है आगे बढ़ाना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भारत में अपना ट्रेड जो है बढ़ाना चाहिए। तो वो ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो उन्होंने यहाँ की बहुत बड़ी भौगोलिक विरासत देखी, उन्हें बहुत वर्सेटैलिटी देखी, बहुत बड़ा स्थान देखा, पॉपुलेशंस देखा। उनको लगा कि यहाँ व्यापार करना, ट्रेड करना बहुत आसान है और वो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो 1600 में ब्रिटिशर्स जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आते हैं ट्रेड करने के लिए। और वो एक चार्टर क्या है? चार्टर एक लाइसेंस है ट्रेड करने का। दे कम विद एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस जिसको हम रॉयल चार्टर भी कह सकते हैं। एंड दैट एक्सक्लूसिव लाइसेंस वॉज गिवन बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। तो उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेडिंग पर ही कंसंट्रेट कर रहे थे, सिर्फ उसी में इंटरेस्ट ले रहे थे। तो शुरुआत के लगभग 150 सालों तक उन्होंने सिर्फ अपनी ट्रेडिंग में ही इंटरेस्ट लिया। लेकिन थोड़े टाइम के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर भारत में बहुत सारी विविधता है, इनको आपस में लड़वाना, फूट पड़वाना बहुत आसान है और इन पर शासन किया जा सकता है। तो उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे काम किए कि जिनसे वर्सेटैलिटी, विविधता है, उस पर असर डाले, कुछ प्रभाव डाले और उन्होंने भारत पर कब्ज़ा करने की बहुत कोशिश की। उसके बाद आता है दीवानी राइट्स। बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो ये 3 जगह थी, यहाँ पर दीवानी अधिकार जो है उस वक्त 1765 में इन्होंने प्राप्त कर लिए। दीवानी क्या है? दीवानी राइट्स क्या है? राइट्स ओवर द रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, कि जो भी सिविल रेवेन्यू है या सिविल जस्टिस है उनके ऊपर इनको एक अधिकार प्राप्त हो गया था। हुआ क्या कि जब दीवानी राइट्स के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत सारे कर्जे में डूब गई, डेट में चली गई। तो ब्रिटिशर जो ये ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि वी आर इन अ ह्यूज डेट, हम बहुत कर्जे में हैं, और वो लोन के लिए गए। ईस्ट इंडिया का ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बहुत बड़ी आघात हुई कि आप लोग वहाँ ट्रेड करने गए, इंस्टेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बिकमिंग रिच, द ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्चुअली रिच। आप समझ रहे हो ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो रिच नहीं बनी, लेकिन उसके अधिकारी जो थे, उसके कर्मचारी जो थे, वो रिच ज़रूर बन गए। तो हुआ क्या? हुआ ये कि 1773 से पहले 1773 तक कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उसने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली, बड़े स्तर पर बहुत पैसा कमाया। कंपनी के ऑफिसर्स जो थे उस वक्त तानाशाही पर उतर आए थे और काफ़ी सारा गबन उन्होंने शुरू कर दिया, करप्शन बहुत प्रॉब्लम आ गई। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट बहुत हैरान थी और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब हम कंपनी रूल जो है वो पास करेंगे। उन्होंने क्या किया? 1773 से 1858 तक ये कंपनी रूल जो है वो चलाया। तो उन्होंने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरीके से नियमित और निर्धारित किया जा सके, किस तरीके से नियंत्रण किया जा सके। तो उन्होंने कंपनी रूल जो है वो पास किया। अब 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो लाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी काम थे उनको नियंत्रण करने का ये पहला
कदम रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इसमें बहुत सारे चेंजेस जो है वो भी आए। क्या क्या चेंजेस आए? सबसे पहला चेंज क्या आया कि कंपनी जो था, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली, और जो गवर्नर था बंगाल का, द गवर्नर ऑफ बंगाल नाउ, उसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया था। नाम चेंज किया और एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद जो है उसका गठन किया गया। इसको हम गवर्नर जनरल इन काउंसिल भी बोल देते हैं, काउंसिल ऑफ 4 भी बोल देते हैं, कैलकाटा काउंसिल भी कह देते हैं। तो आप सबको पता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, बंगाल के? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और आप ये देखिए कि सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट की गई, केंद्रीकरण शासन, यानी सत्ता का जो प्रमुख शक्ति है, एक व्यक्ति, एक सरकार, एक सत्ता के हाथ में आ जाए, और गवर्नर जनरल को उन्होंने सर्वोच्च पद बना दिया। तो बॉम्बे मद्रास के गवर्नर को बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनके अधीन कर दिया गया। ये पहले जो 2 प्रेसिडेंसीज थी ये अलग अलग थे, इनके गवर्नर अलग थे, लेकिन अब वो आंसरेबल थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। सेंट्रलाइजेशन हो गया, सेंट्रलाइजेशन की, केंद्रीकरण का स्टार्ट हुआ। इसके बाद और क्या क्या चेंजेस हुए? कंपनी के जितने भी अधिकारी थे, जितने भी कर्मचारी थे, उनको निजी व्यापार करने के लिए, और जो भारतीय लोगों से वो उपहार लेते थे, गिफ्ट्स लेते थे, या कुछ रिश्वत लेते थे, उस पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ये क्यों किया? क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट है, कंट्रोल करना था, भ्रष्टाचार की समस्या बड़ी बढ़ रही थी, गबन बहुत हो रहा था। अब आप इस पॉइंट को आज के सिचुएशन से जोड़कर देख सकते हैं। इस सिचुएशन, ये आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहते हैं। अब आप कल को गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनेंगे तो आपके लिए भी एक आचार संहिता बनेगी, जिसमें आपको भी ये सब चीज़ें मिलती हैं कि आप रिश्वत नहीं ले सकते, अनैतिक रूप से गिफ्ट्स नहीं ले सकते, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लाभ पहुंचाने का पर्पस से काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेम आप ये सोचिए कि उस वक्त जो ये कोड ऑफ कंडक्ट रखा गया था अधिकारियों के लिए, वो आज के टाइम में फिट बैठता है। आचार संहिता के बारे में उस वक्त जो ये रेगुलेटिंग एक्ट में लाया गया, ये उस वक्त का पहला व्यवस्थित कदम था, और ये आज भी चलता है। चलिए, उसके बाद क्या है? ब्रिटिशर्स ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो आंसरिंग अथॉरिटी है टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी भारत में जितना भी राजस्व, नागरिक, सैन्य मामले जितने भी होते हैं, उन सब की जानकारी देना ज़रूरी हो जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज़ आंसरेबल टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इज़ आंसरेबल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की सोची। और इसके अलावा कलकत्ता में पहला उच्चतम न्यायालय जो है 1774 में वो खोला गया, और उसमें एक जस्टिस और 3 जज थे। जो पहले जस्टिस हैं उनका नाम है सर इलाही एम्पे, और ये जो था ये हमारा अभी तक का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। ये मेन पॉइंट्स थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं। तो प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।